हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश। मैं हूं नीलेश मोदी और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे इस स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश में। आज हम लोग सीबीएसई साइंस ऑफ क्लास 10 के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम लोग इस चैप्टर के पार्ट नंबर 3 वीडियो को देखेंगे। यदि आपने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप आसानी से और बिल्कुल फ्री में पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को देख सकते हैं। क्लास 10 की तैयारी करते समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो है एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो आज हम लोग इस चैप्टर के पार्ट नंबर 3 वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो है इस चैप्टर का जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट 3 वीडियो को। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारे हर लेटेस्ट वीडियो को आसानी से प्राप्त करते रहें। इसमें हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 119 के सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। एक रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग के बीच में क्या अंतर है। तो देखिए, अ रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक एंड सडन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। बोल रहा है कि एक रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो एक क्विक और सडन रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलस का। ठीक है, कोई भी स्टिमुलस आप लोग को पता होगा कि इन्वायरमेंट में जो कुछ भी चेंज हो रहा है, ठीक है, उसी को स्टिमुलस कहते हैं। तो इन्वायरमेंट में जो कुछ भी चेंज हो रहा है उसके प्रति जो एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है वो भी बहुत ही क्विक और सडन। ठीक है, उसी को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो हम लोग के बॉडी का ऑटोमेटिक एक्शन होता है। ठीक है, एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी थिंकिंग। इसमें किसी भी तरह का कोई भी थिंकिंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। दैट मीन्स थिंकिंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि ब्रेन का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल विड्रॉवल ऑफ हैंड व्हेन वी टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट एट्सेट्रा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जब हम लोग कोई गर्म चीज़ को छू लेते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, एक झटके में अपने हाथ को हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन। क्योंकि ये जो एक्शन होता है वो विद इन सेकेंड होता है और इतना जल्दी होता है, इतना फास्ट होता है कि हम लोग को पता भी नहीं चलता है। जबकि बात करें वॉकिंग का तो वॉकिंग जो है एक वॉलेंट्री एक्शन होता है। वॉलेंट्री एक्शन मीन्स जो इच्छा से हो, हम लोग के इच्छा से हो। तो इच्छा से दैट मीन्स इसमें क्या होगा, हम लोग का थिंकिंग का इन्वॉल्वमेंट होगा। इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। ये जो एक्शन होता है, वॉकिंग एक्शन जो होता है वो ब्रेन के अंडर कंट्रोल होता है। ब्रेन उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है वॉकिंग को। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंस एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन के बीच में जो सिनेप्स होता है वहाँ पर क्या होता है। तो देखिए, बोला एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिटेड इन न्यूरॉन्स आर कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल्स। सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है कि हम लोग जानते हैं कि दो न्यूरॉन जो होता है वो कभी भी आपस में बिल्कुल पूरी तरह से अटैच नहीं होता, बल्कि उसके बीच में क्या होता है, सिनेप्स होता है, एक गैप होता है जिसको हम लोग सिनेप्स के नाम से जानते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि न्यूरॉन में जो मैसेज का या फिर इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन होता है, जो ट्रांसमिट होता है बाई वन न्यूरॉन टू दूसरा न्यूरॉन, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो होता ये है कि ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब सिनेप्स में पहुंचता है तो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है और ये केमिकल सिग्नल सिनेप्स को बहुत जल्दी क्या करता है, क्रॉस कर जाता है। और फिर जब बहुत जल्दी क्रॉस कर जाता है और जब पास होता है दूसरा न्यूरॉन में तो फिर से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर जाता है। ठीक है, तो वही हम लोग को भी लिखना है। एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में जो सिनेप्स होता है वहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, केमिकल सिग्नल में। ये जो केमिकल सिग्नल होता है वो सिनेप्स को बहुत जल्दी क्या करता है, क्रॉस कर जाता है, पार कर जाता है एंड पास ऑन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। और कहाँ पे पास हो जाता है, दूसरे न्यूरॉन में, जहाँ पे फिर क्या होता है कि जो केमिकल सिग्नल होता है वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि बॉडी के इक्विलिब्रियम और पोस्चर को मेंटेन करता है।
बॉडी को बैलेंस करता है सिंपली। तो देखिए कौन सा पार्ट होता है कि ब्रेन में हम लोग का 3 पार्ट होता है मेनली, हम लोग जानते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो होता है वो सबसे पीछे वाला होता है ना, लोअर पार्ट होता है। तो हिंड ब्रेन का सेरिबेलम पार्ट जो होता है वो क्या करता है, बॉडी के पोस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती। अगरबत्ती का दूसरा नाम क्या है, इंसेंस स्टिक। तो बोल रहा है कि अगरबत्ती का जो स्मेल होता है उसको हम लोग कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं। तो देखिए कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं, वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती इंसेंस स्टिक विद द हेल्प ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर एंड फ्रंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कॉल्ड फोरब्रेन। कैसे कर पाते हैं, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ होता है, हम लोग का नोज में होता है प्रेजेंट। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर और हम लोग का ब्रेन का फ्रंट पार्ट जिसको फोरब्रेन करते हैं, उसके हेल्प से हम लोग अगरबत्ती का स्मेल को डिटेक्ट कर पाते हैं। एक्चुअली व्हेन द स्मेल ऑफ अगरबत्ती रीचेज आवर नोज, बोल रहा वास्तव में जो अगरबत्ती का स्मेल जब हम लोग के नाक तक पहुंचता है तब देन द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर नोज डिटेक्ट द स्मेल। तब क्या होता है, जो हम लोग के नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, स्मेल को डिटेक्ट करता है एंड सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू द फोर ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और इस इंफॉर्मेशन को, स्मेल का जो इन्फॉर्मेशन आया है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के पास, वो उस इन्फॉर्मेशन को फोर ब्रेन के पास सेंड कर देता है, वो भी किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। जहाँ पे फोर ब्रेन क्या करता है, ऑलरेडी पहले से क्या किया रहता है, इस स्मेल को स्टोर किया हुआ रहता है और फिर वो क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को चेक करता है और फिर हम लोग को ये सिग्नल देता है कि ये जो है वो अगरबत्ती का स्मेल है। और इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अगरबत्ती का स्मेल को डिटेक्ट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल है। इन रिफ्लेक्स एक्शन देयर इज नॉट डायरेक्ट रोल ऑफ द ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं होता है। एज द रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक एंड सडन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। बोल रहा है एक, जैसा कि एक रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही क्विक और सडन होता है एंड डू नॉट रिक्वायर एनी थिंकिंग, और इसमें किसी भी तरह का थिंकिंग का कोई ज़रूरत नहीं होता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो वास्तव में स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे मेन पॉइंट मिला कि स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल किया जाता है, ठीक, ब्रेन के द्वारा नहीं किया जाता। हालांकि बोला ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट्स आल्सो रीच द ब्रेन, हालांकि जो इंफॉर्मेशन जो इनपुट होता है वो ब्रेन तक भी पहुँचता है, ठीक है। एंड दिस हेल्प्स द ब्रेन टू रिकॉर्ड दिस इवेंट, और ये जो इन्फॉर्मेशन इनपुट ब्रेन तक पहुंचता है वो ब्रेन को हेल्प करता है कि इस इवेंट को एज अ रिकॉर्ड वो क्या कर ले, रख ले एंड रिमेंबर इट फॉर फ्यूचर यूज, और इस घटना को, इस इवेंट को फ्यूचर में यूज के लिए उसका यूज करे, फ्यूचर में उसका यूज करे, ठीक है। इसके बाद है एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 122 का क्वेश्चन। इसमें है सबसे पहला व्हाट आर प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, द स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स दैट आर सिक्रेटेड बाय प्लांट्स एंड हेल्पिंग प्लांट्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स। ये क्या होता है कि प्लांट हार्मोन्स जो होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स होता है जो कि प्लांट्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, ठीक है, जमा किया जाता है, और या फिर बोल सकते हैं उसको प्रोड्यूस करता है कौन, प्लांट्स करता है। एंड हेल्पिंग प्लांट्स, और प्लांट्स को ये उसका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, जिसको हम लोग प्लांट हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। दिस प्लांट हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ द प्लांट्स। ये जो प्लांट हार्मोन्स होता है वो प्लांट के मूवमेंट के लिए, उसका ग्रोथ के लिए और उसका जो रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस के प्रति उसमें हेल्प करता है कौन, प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू हाउ इज द मूवमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अ शूट टुवर्ड्स लाइट। बोल रहा कि किस प्रकार से जो सेंसिटिव प्लांट का लिप्स जो होता है उसका मूवमेंट किस प्रकार से एक शूट के मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट जो होता है, एक शूट का मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट से किस प्रकार से अलग होता है। शूट पता होगा, रूट प्लांट का वैसा पार्ट जो कि अपर साइड में होता है रूट को छोड़ करके, ठीक है। देखिए द मूवमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट अकर्स इन द रिस्पॉन्स टू टच और कॉन्टैक्ट स्टिमुली।
जो सेंसिटिव प्लांट का लिप्स का जो मूवमेंट होता है वो तब होता है जब उसके कांटेक्ट में या उसके टच में कोई स्टिमुली आता है। दिस इज डन बाय प्लांट सेल, और ये जो मूवमेंट होता है लिप्स का वो प्लांट सेल्स के द्वारा होता है, किया जाता है। बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन लिप्स, और किस प्रकार से किया जाता है, तो लिप्स में जो वाटर स्टोर होता है, ठीक है, उस वाटर के अमाउंट को चेंज करके, ठीक है। दिस मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ये जो मूवमेंट होता है सेंसिटिव प्लांट का लिप्स का जो मूवमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होता है, उसमें ग्रोथ से ये बिल्कुल स्वतंत्र होता है, ठीक है। जबकि बात करें एक सूट का मूवमेंट जो कि टुवार्ड्स लाइट हो रहा है, वो कैसा मूवमेंट होता है, तो वो एक डायरेक्शनल और ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होता है, ठीक है। देखिए, दिस मूवमेंट ऑफ अ सूट टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म, और इसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एक सूट का जो मूवमेंट होता है टुवर्ड्स लाइट, उसी मूवमेंट को हम लोग फोटोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि सेंसिटिव प्लांट का जो लिप्स होता है वो एक सूट का जो मूवमेंट होता है टुवर्ड्स लाइट उससे अलग होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ। बोल रहा है एक प्लांट हार्मोन का एग्जांपल देना है जो कि प्लांट के ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सिन। ऑक्सिन के साथ साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइटोकिनिन और गिबरलिन भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल पूछा था इसलिए हम एक लिख दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट। बोला कि जो ऑक्सिन होता है वो टेंड्रिल का जो ग्रोथ होता है किसी एक सपोर्ट के चारों ओर, उसको कैसे प्रमोट करता है। टेंड्रिल पता होगा, टेंड्रिल जो होता है वो प्लांट का सबसे थिनेस्ट पार्ट होता है जो कि शूट टिप के पास होता है, और ये क्या करता है, ग्रो करता है ना, प्लांट का शूट टिप ग्रो करता है, ये थिनेस्ट पार्ट होता है। और कैसे सपोर्ट करता है, तो देखिए, ऑक्सिन प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट बाय क्वाइलिंग टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट। कैसे हेल्प करता है, तो टेंड्रिल को हेल्प करता है कि ये किसी सपोर्ट के चारों ओर क्या हो जाए, क्वाइलिंग हो जाए, दैट मीन्स लिपट जाए। देखिए, इस तरह से आप लोग देखेंगे कि एक सपोर्ट होगा और यहाँ पे कोई क्लाइंबर प्लांट में स्पेशली आप देख सकते हैं कि इस तरह से क्या होता है, लिपट जाता है ना। तो इस तरह से लिपट जाता है, दैट मीन्स इसको क्वाइलिंग करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, कौन, ऑक्सिन कर रहा है। एक्चुअली में क्या करता है ऑक्सिन, उसको समझिए। एक्चुअली ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन विच इज सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप। एक्चुअली में वास्तव में जो ऑक्सिन होता है वो एक प्लांट हार्मोन है जो कि प्लांट के शूट टिप में क्या होता है, जमा होता है, सिंथेसाइज्ड होता है। व्हेन टेंड्रिल कम्स इन कांटेक्ट विथ एनी सपोर्ट, जब टेंड्रिल जो होता है वो किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आता है तब ऑक्सिन स्टिमुलेट्स फास्टर ग्रोथ ऑफ द सेल्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द टेंड्रिल विच इज नॉट इन द कांटेक्ट विद द सपोर्ट। तो ऑक्सिन जो होता है वो क्या करता है, जो कांटेक्ट में रहता है उसको छोड़ करके जो कांटेक्ट में नहीं रहता, देखिए ये पार्ट जो है वो कांटेक्ट में है सपोर्ट के, और ये पार्ट जो होता है दूर वाला पार्ट वो क्या होता है, कांटेक्ट में नहीं होता है, नॉन कांटेक्ट, ठीक है, नॉन कांटेक्ट। तो जो कांटेक्ट में नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन जा करके जमा हो जाता है, और ऑक्सीजन जमा होता है तो वहाँ का सेल को क्या करता है, इलोंगेट कर देता है, सेल को इलोंगेट कर देता है, और जिसके कारण से टेंड्रिल क्या होता है, ग्रो करना स्टार्ट करता है और क्वाइलिंग कर जाता है सपोर्ट के चारों ओर, ठीक है, लिपट जाता है। इस तरह से क्या होता है कि टेंड्रिल किसी सपोर्ट के चारों ओर ग्रो करता है। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। एक एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करना है जो कि ये दिखाए कि हाइड्रोट्रोपिज्म हो रहा है, होता है, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, देखिए, टेक 2 बीकर्स एंड लेबल्स देम एज ए एंड बी। 2 बीकर लेना है और उसको लेबलिंग करना है, एक का ए से और दूसरे का बी से। फिल बीकर ए विथ वाटर। जो बीकर ए है हम लोग के पास उसको वाटर से भर देना है और बीकर बी को खाली छोड़ देना। देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि 2 बीकर लिया गया, एक का बीकर ए और दूसरा का बीकर बी। बीकर ए को किससे भर दिया, वाटर से, और दूसरा जो बीकर बी है उसको एम्प्टी रख दिया, खाली रख दिया, ठीक है। नाउ मेक अ सिलेंड्रिकल शेप्ड रोल फ्रॉम अ फिल्टर पेपर। क्या करना,
कि अब सिलेंड्रिकल शेप का रोल बनाना है फिल्टर पेपर से एंड कीप इट एज अ ब्रिज बिटवीन बीकर ए एंड बी, और उसको एक ब्रिज के जैसा बीकर ए और बीकर बी के ऊपर रख देना है जैसे पिक्चर में शो किया गया। ठीक है। अटैच फ्यू जर्मिनेटिंग सीड्स इन द मिडिल ऑफ द पेपर ब्रिज। अब क्या करना है कि जो जर्मिनेटिंग सीड्स है, ठीक है, छोट मीन्स कुछ जर्मिनेटिंग सीड्स को पेपर ब्रिज के मिडिल में रख देना है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अटैच कर देना। नाउ कवर द इंटायर सेटअप विथ अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कंटेनर। अब क्या करना कि ये जो पूरा सेटअप हम लोग तैयार किए हैं उसको एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कंटेनर से ढक देना है, सो दैट द मॉइस्चर इज रिटेन, ताकि जो मॉइस्चर है वो उस सेटअप का बना रहे। ठीक है। इससे ऑब्जर्वेशन क्या निकलेगा तो देखिए, द रूट्स ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड्स विल ग्रो टुवार्ड्स बीकर ए। इससे जो ऑब्जर्वेशन हम लोग को मिलेगा वो ये मिलेगा कि जो जर्मिनेटिंग सीड्स का जो रूट्स है वो किधर की ओर ग्रो कर रहा है, तो बीकर ए की ओर ग्रो कर रहा है। देखिए इधर से, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। तो बीकर ए इधर था लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड उसका रूट्स निकल रहा है। ठीक है, उधर ग्रो कर रहा है। और यही एक्सपेरिमेंट जो है वो किस फेनोमेना का शो करेगा, तो हाइड्रोट्रॉपिज्म फेनोमेना को। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का एनसीईआरटी पेज नंबर 125। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। बोल रहा है कि एनिमल्स में कंट्रोल केमिकल कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होता है। द केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम या फिर हार्मोनल सिस्टम के हेल्प से होता है। द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उस वो किससे मिलकर के बना होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, विच प्रोड्यूस एंड रिलीज स्पेशल काइंड्स ऑफ केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है वो क्या करता है, कुछ स्पेशल तरह का केमिकल्स को अपने आप में प्रोड्यूस करता है और उसको फिर रिलीज करता है जहाँ जरूरत होता है। ठीक है, उसी को हम लोग हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो हार्मोन्स होता है वो एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल। बोल रहा आयोडाइज सॉल्ट का जो यूज है वो सलाह देने योग्य क्यों है। तो देखिए, द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट इज एडवाइजेबल। आयोडाइज सॉल्ट का जो यूज होता है वो सलाह देने योग्य इसलिए है क्योंकि आयोडीन स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन। ये क्या होता है कि आयोडीन ही जो होता है, आयोडाइज सॉल्ट में क्या होता है, आयोडीन होता है, और आयोडीन जो होता है वो क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, मीन्स उसको एक्टिव करता है ताकि वो थायरोक्सिन हार्मोन को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। किसको, थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, दिस हार्मोन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का हम लोग के बॉडी में मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म मीन्स उसको डाइजेस्ट करने में और उससे फिर एनर्जी गेन करने में हम लोग का बॉडी का हेल्प करता है। द डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन रिजल्ट्स इन द इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अगर देखिए हम लोग अगर ये आयोडाइज सॉल्ट नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा कि उसका कमी हो जाएगा, आयोडीन का कमी हो जाएगा। आयोडीन का कमी हो जाएगा तो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड जो होगा, ठीक है, वो थायराइड ग्लैंड जो होगा वो थायरोक्सिन हार्मोन को कम सिक्रेट करेगा, और कम सिक्रेट करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा हम लोग के बॉडी में। और जब कमी हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड जो हो जाएगा वो इनलार्ज हो जाएगा, मीन्स बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और इससे एक डिजीज हो जाएगा जिसको क्या कहेंगे, गोइटर। ठीक है, विच इज कैटेगराइज्ड बाय स्वेलन नेक। और इसमें क्या होता है, हम लोग का गोइटर जो बीमारी हो जाता है उसमें क्या होता है कि हम लोग का जो ये गला रहता है, जो थ्रोट रहता है वो फूल जाता है, सूज जाता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। बोल रहा है जब एड्रेनालिन जब हम लोग के ब्लड में सिक्रेट होने लगता है, सिक्रेट हो जाता है, तब हम लोग का बॉडी किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है।
एड्रेनालिन क्या है? एक हार्मोन है जो कि एड्रिनल ग्लैंड्स में सिक्रेट होता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो कहाँ होता है? तो जो हम लोग का किडनी होता है उसके अपर पार्ट में होता है, ठीक है। When adrenaline is secreted into the blood, जब एड्रेनालिन जो होता है वो हम लोग के ब्लड में सिक्रेट होता है, देन आवर बॉडी गेट रेडी फॉर इमरजेंसी एक्शन, तब हम लोग का जो बॉडी हो जाता है वो इमरजेंसी एक्शन के लिए क्या हो जाता है? रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है बिल्कुल। इट स्पीड अप हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड अलाउज मोर ग्लूकोज टू गो इनटू द ब्लड टू गिव द बॉडी मोर एनर्जी फॉर इमरजेंसी एक्शन इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये क्या करता है? एड्रेनालिन जो होता है वो हम लोग का हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट और हम लोग का ब्लड प्रेशर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। और हम लोग के ब्लड में जो ग्लूकोज को ज़्यादा अलाउ करता है कि ग्लूकोज जल्दी मीन्स ज़्यादा अमाउंट में पहुंचने लगता है हम लोग के ब्लड में, ठीक है। जो कि क्या करता है? हम लोग के बॉडी को ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक है। कब? तो इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी एक्शन को करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग का बॉडी क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है जब एड्रेनालिन सिक्रेटेड हो जाता है हम लोग का ब्लड में, तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। बोल रहा है डायबिटीज का कुछ पेशेंट्स को इंसुलिन का इंजेक्शन दे करके क्यों ट्रीट किया जाता है? तो देखिए, some patients of diabetes are treated by giving injections of insulin because diabetes is a disease in which sugar level of the blood increases due to the deficiency of insulin hormone secreted by pancreas। होता क्या है कि कुछ डायबिटीज़ का पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन दे करके इसलिए उसको ट्रीट किया जाता है क्योंकि डायबिटीज़ क्या है? एक बीमारी है जिसमें क्या होता है कि हम लोग के ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज कर जाता है, ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब किस कारण से करता है इंक्रीज शुगर लेवल? तो जब इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो कम अमाउंट में सिक्रेट होता है पेनक्रियास के द्वारा, लेस अमाउंट में, ठीक है, जिससे उसका कमी हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाता है उसका इंसुलिन हार्मोन का। और इंसुलिन हार्मोन का डेफिशिएंसी होने के कारण क्या होता है? ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए ब्लड में क्या करते हैं? इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है डायबिटीज़ का कुछ पेशेंट को। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन सा एक प्लांट हार्मोन है? ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी ऑस्ट्रोजन, डी साइटोकिनिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी साइटोकिनिन। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड अ। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं? ए डेंड्राइट, बी सिनेप्स, सी एक्सॉन, डी इम्पल्स। तो क्या कहते हैं उसको? सिनेप्स कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ब्रेन जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? थिंकिंग के लिए, हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए, या बॉडी को बैलेंस करने के लिए, या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए ये जो ब्रेन होता है वो ये तीनों काम के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द यूज ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी। हम लोग के बॉडी में रिसेप्टर्स का क्या यूज है? उसके बाद पूछ रहा है थिंक ऑफ सिचुएशंस वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली। वैसे सिचुएशंस के बारे में सोचिए जहाँ पर रिसेप्टर्स जो है वो अपना काम सही से नहीं कर पाता हो, ठीक है। व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज, और वहाँ किस तरह का प्रॉब्लम जो होगा वो हम लोग को अराइज होगा, उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले देखते हैं रिसेप्टर्स का क्या यूज़ है हम लोग का बॉडी में। तो इसका यूज़ ये है कि ये क्या करता है? स्टिमुली को सेंस करता है, जो भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है उसको सेंस करता है, जैसे कि हीट हो गया या फिर कोई तरह का पेन हो गया, वो सब चीज़ को। एंड इट ऑल्सो ट्रिगर एन इम्पल्स इन द सेंसरी नर्व। और ये जो होता है रिसेप्टर, वो सेंसरी नर्व में जो इम्पल्स होता है उसको ट्रिगर करता है, मीन्स उसको एक्टिव करता है, ठीक, चालू करता है, स्टार्ट करता है उसको।
एंड सेंड्स मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड, और फिर इस मैसेज को कहाँ पहुँचाता है, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी में था कि वैसा सिचुएशन को सोचिए जहाँ पर रिसेप्टर जो है वो सही से काम ना करे। तो देखिए, when receptors get damaged accidentally on touching any hot object or anything, then it is the situation where receptors do not work properly। जब कभी भी हम लोग का रिसेप्टर जो होता है वो किसी गर्म चीज़ या फिर कोई भी वैसा चीज़ को छूने से जब एक्सीडेंटली डैमेज हो जाता है, तब वो जो सिचुएशन होता है वहाँ पर जो हम लोग का रिसेप्टर होता है वो सही से काम नहीं कर पाता है। इससे क्या प्रॉब्लम्स अराइज होता है, तो देखिए प्रॉब्लम से ये अराइज होता है कि हम लोग का रिसेप्टर जो होता है वो सही से काम नहीं करता, डू नॉट वर्क प्रॉपरली। देन द प्रॉब्लम्स दैट लाइक टू अराइज आर दैट रिसेप्टर्स आर नॉट एबल टू क्रिएट नर्व इम्पल्स। अब जब रिसेप्टर हो चुका है डैमेज तो क्या होगा, ये नर्व इम्पल्स को क्रिएट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये एबल नहीं होता है नर्व इम्पल्स को क्रिएट करने में, और बॉडी जब इंफॉर्मेशन ये जो रिसेप्टर है वो बॉडी को भेजेगा ही नहीं, तो बॉडी कहाँ से रिस्पॉन्ड करेगा। तो इससे क्या होता है कि बॉडी भी हम लोग का रिस्पॉन्ड नहीं करता है स्टिमुलस के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। इसमें क्या करना, न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ करना और उसके फंक्शन को बताना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर न्यूरॉन का, जिसमें क्या क्या दिखा सकते हैं आप, न्यूक्लियस, उसके बाद डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल, जिसको नर्व एंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ जो है न्यूरॉन में मेन चीज़ जो होता है वो होता है डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। तो ये तीनों का हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। द फंक्शन ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन आर, तीनों का फंक्शन है। एक्सॉन सबसे पहले बात करते हैं एक्सॉन का। एक्सॉन का क्या फंक्शन है, इट कंडक्ट्स मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। ये क्या होता है कि ये जो एक्सॉन होता है वो न्यूरॉन के सेल बॉडी से मैसेज को कंडक्ट करता है, मीन्स आगे ट्रांसफर करता है। ठीक है, डेंड्राइट का देखते हैं। डेंड्राइट इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन। डेंड्राइट जो होता है, देखिए ये जो पार्ट है सेल बॉडी के ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, वो डेंड्राइट होता है। और डेंड्राइट क्या करता है, ये दूसरा न्यूरॉन से मैसेज को इनपुट करता है, इंफॉर्मेशन को इनपुट करता है अपने में। ठीक है, और फिर ये सेम न्यूरॉन के सेल बॉडी में के तरफ मैसेज को कंडक्ट करवाता है, मीन्स आगे सेम न्यूरॉन का सेल बॉडी तक मैसेज को पहुंचाता है। सेल बॉडी का क्या काम है, तो सेल बॉडी का काम है कि न्यूरॉन का जो ग्रोथ होता है, ठीक है, और उसका जितना भी मेंटेनेंस होता है उसको वो रखता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट्स। प्लांट्स में फोटोट्रोपिज्म कैसे होता है, तो देखिए when growing plants detect light, a hormone called auxin synthesized at the shoot tip of the plants। बोल रहा है कि जब ग्रोइंग प्लांट्स जो होता है, बढ़ता हुआ प्लांट जब लाइट को डिटेक्ट करता है तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम ऑक्सिन होता है, वो प्लांट के शूट टिप में क्या होता है, मीन्स प्लांट का शूट टिप मीन्स अपर पॉइंट में, ठीक है, शूट के टिप में ऊपर पोर्शन में क्या होता है, जमा हो जाता है। विच हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो लॉन्गर, जो कि क्या करता है, प्लांट को ज़्यादा लंबा होने में हेल्प करता है। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम द वन साइड ऑफ द प्लांट, जब सोचिए कि लाइट जब एक साइड से आ रहा है, यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लाइट क्या हो रहा है कि एक साइड से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ठीक, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड। अब एक तरफ से लाइट आ रहा है तो दूसरा तरफ क्या हो जाएगा, शेडी हो जाएगा, शेडी पोर्शन, ठीक है, जहाँ पे लाइट नहीं आ रहा, तो ऑक्सीजन जो होता है वो शेडी पोर्शन की ओर आ जाता है, इधर आ जाता है शेडी पोर्शन की ओर, ठीक है, यहाँ पे। अब शेडी पोर्शन में आ जाने के बाद वहाँ क्या करता है, उसको देखिए, दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट एंड प्लांट्स अपीयर टू बेंड टुवर्ड्स द लाइट। तो ये जो होता है ऑक्सीजन, वो शेडी पार्ट में आ जाने के बाद वहाँ का सेल को क्या करता है, प्लांट के सेल को क्या करता है, इलोंगेट करता है, और इलोंगेट करने के बाद वो ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है, ये अपने स्थिति में बना रहता है और ये इलोंगेट कर जाता है। और जब इलोंगेट कर जाता है मीन्स बड़ा कर देता है उस सेल को, तो ये क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे ये झुक गया है,
टुवर्ड्स सनलाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि प्लांट्स में फोटोट्रोपिज्म होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच सिग्नल्स विल गेट डिस्टर्बेड इन केस ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। बोला स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के केस में जब स्पाइनल कॉर्ड हम लोग को क्या हो जाए, किसी उसको कोई चोट वगैरह आ जाए, ठीक है, तब किस तरह का सिग्नल जो होगा वो डिस्टर्ब होगा। तो देखिए, इन केस ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी द सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द नर्व्स एज वेल एज द सिग्नल्स कमिंग टू द रिसेप्टर्स विल बी डिस्टर्बेड। तो बोल रहा है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के केस में जो सिग्नल्स नर्व से आ रहा है, जो सिग्नल नर्व से आ रहा है, साथ ही साथ जो सिग्नल रिसेप्टर तक जा रहा है, जो नर्व से आ रहा है और जो सिग्नल रिसेप्टर तक जा रहा है, वो दोनों क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। बोल रहा है प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय प्लांट्स कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। तो प्लांट्स में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो प्लांट्स के द्वारा सिक्रेटेड हार्मोन्स के हेल्प से होता है, जिसको हम लोग प्लांट हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ये जो फाइटो हार्मोन्स होता है वो प्लांट्स के ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में और इन्वायरमेंट में जो कुछ भी चेंज हो रहा है उसके रिस्पॉन्स करने में हेल्प करता है। These phytohormones are produced in one part of the plant body and are translocated to other needy parts। ये जो फाइटोहार्मोन्स होता है वो प्लांट बॉडी के किसी एक पार्ट में प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे बनता है, और जहाँ कहीं भी उसका अदर पार्ट में उसका ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे वो ट्रांसलोकेट हो जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन रूट्स इज ट्रांसलोकेटेड टू अदर पार्ट्स। एग्जाम्पल के लिए एक हार्मोन जो होता है वो रूट्स में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, और प्लांट्स के अदर पार्ट जहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे उसको ट्रांसलोकेट कर दिया जाता है। द 5 मेजर टाइप्स ऑफ फाइटोहार्मोन्स आर ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। बोल रहा है 5 तरह का फाइटोहार्मोन्स प्लांट में पाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार से है ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ऑक्सिन मेनली प्रमोट सेल इलोंगेशन, गिबरलिन मेनली प्रमोट स्टीम इलोंगेशन। ऑक्सिन जो होता है वो मेनली सेल को इलोंगेट करने में हेल्प करता है, सेल को बड़ा करने में हेल्प करता है। गिबरलिन जो होता है वो स्टीम को इलोंगेट करता है, मीन्स स्टीम को बड़ा होने में हेल्प करता है। ठीक है, साइटोकिनिन मेनली प्रमोट सेल डिविजन। साइटोकिनिन जो होता है वो सेल डिवीजन करने में प्रमोट करता है। ठीक है, किस सेल का क्या काम है उसको प्रमोट करने में हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड मेनली एक्ट्स एज अ इनिवेटर। बोल रहा है एब्सिसिक एसिड जो होता है वो जनरली जो होता है वो ग्रोथ इनिवेटर के जैसा काम करता है, जो कि ग्रोथ को क्या करता है, प्लांट का कंट्रोल करता है। एंड प्रोमोट द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ द लीव्स। और ये क्या करता है, लीव्स के फॉलिंग, जो उसका झड़ना होता है, पत्तियों का झड़ना, उसको भी कम करता है, उसको बढ़ा देता है, प्रमोट करता है। ठीक है, एंड लास्टली इथाइलिन मेनली हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ प्लांट्स। और अंततः जो इथाइलिन जो होता है वो प्लांट्स के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को पकने में, राइपेन होने में हेल्प करता है। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक सिस्टम होना क्यों जरूरी है। देखिए, इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन एटसेट्रा वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट। बोल रहा है कि किसी भी तरह का नेसेसरी फंक्शन जो होता है हम लोग के बॉडी में, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो ब्रीदिंग हो या डाइजेशन हो या फिर एक्सक्रीशन हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, नेसेसरी फंक्शन हो, तो उसको करने के लिए ऑर्गेनिज्म में बहुत सारा उसका ऑर्गन क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, क्योंकि एक अकेला ऑर्गन किसी फंक्शन को नहीं कर पाता है। ठीक है, उसमें बहुत सारा ऑर्गन उसमें पार्टिसिपेट करता है। टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द पार्टिसिपेटेड ऑर्गन्स इन अ फंक्शन। बोल रहा है कि जो पार्टिसिपेटेड ऑर्गन होता है उसके फंक्शन को, उसके एक्टिविटी को
कंट्रोल करने के लिए अ कंट्रोलर इज रिक्वायर्ड, एक कंट्रोलर का क्या होता है, जरूरत होता है, सो दैट ऑर्गन्स परफॉर्म देयर एक्टिविटीज इन बेटर वे, ताकि जो ऑर्गन्स हो वो अच्छे तरीके से अपना एक्टिविटी को कर पाए। देखिए, अगर कंट्रोलर नहीं होगा तो ऑर्गन जो होगा वो सही से अपना काम नहीं करेगा, ठीक है, और ऑर्गन सही से काम नहीं करेगा, दैट मीन्स उसका टाइमिंग जो होगा वो गड़बड़ा जाएगा, और टाइमिंग अगर गड़बड़ाएगा तो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, वो फिट नहीं हो पाएगा। तो उसका एक्टिविटी, ऑर्गन का एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, उसके टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए, उसको कितना हार्मोन रिलीज करना है उसको कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलर होता है जिसको ब्रेन कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो कंट्रोल करता है ताकि जो ऑर्गेनिज्म का जो अलग अलग तरह का ऑर्गन है वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर सके ताकि ऑर्गेनिज्म फिट रह सके। ऑल्सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। इसके साथ क्या होता है कि ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड करने में भी हेल्प करता है। देयरफॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म इज नीडेड। इसलिए एक ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम होना जरूरी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बोला हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बोल रहा है किस प्रकार से इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। देखिए, इनवॉलेंट्री एक्शंस आर द सेट ऑफ मसल्स मूवमेंट विच डू नॉट रिक्वायर एनी थिंकिंग बट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। बोल रहा है इनवॉलेंट्री एक्शन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया, ठीक है। तो अनैच्छिक मतलब थिंकिंग का जो हम लोग की इच्छा से ना हो। तो ये जो होता है इनवॉलेंट्री एक्शंस वो एक मसल के सेट मीन्स बहुत सारा मसल का वैसा मूवमेंट होता है जिसमें थिंकिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लेकिन ये जो फंक्शन होता है, ये जो एक्शन होता है मसल्स का जो मूवमेंट होता है वो ब्रेन के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। थिंकिंग का जरूरत नहीं है लेकिन ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट का बीट करना, जो हम लोग का दिल धड़कता है उसको, वो क्या है, एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, हम लोग के बॉडी में ब्लड का रेगुलेट करना, ठीक है, बॉडी में ब्लड का रेगुलेशन, तो वो सब क्या हो गया, इनवॉलेंट्री एक्शंस हो गया। क्लियर है। जबकि बात करें रिफ्लेक्स एक्शन का, तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो किसी भी स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्स होता है वो क्विक और सडन रिस्पॉन्स होता है, ठीक। इसमें थिंकिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात कि इसमें ब्रेन का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ठीक है, आँख का फड़फड़ाना, जब कोई हम लोग को मारने के लिए आता है तो हम लोग का आँख क्या होता है, अचानक से बंद हो जाता है, तो वो क्या हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया हम लोग का, ठीक है, जिसमें ब्रेन का भी कंट्रोल नहीं होता, ये अपने आप हो जाता, ऑटोमेटिक एक्शन होता है। क्लियर है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनवॉलेंट्री एक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कंपेयर एंड कंट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो तरीका होता है, एक पहला नर्वस मैकेनिज्म और दूसरा हार्मोनल मैकेनिज्म, ये दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो देखिए कंपैरिजन, सबसे पहले एक तरफ नर्वस मैकेनिज्म करेंगे और दूसरी तरफ हार्मोनल मैकेनिज्म, इसमें पॉइंट लिखेंगे एक एक करके। नर्वस मैकेनिज्म की तरफ पहले जो पॉइंट है वो है ये है, द मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। नर्वस मैकेनिज्म में क्या होता है, जो मैसेज ट्रांसमिट होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में होता है, जबकि हार्मोनल मैकेनिज्म में जो मैसेज ट्रांसमिट होता है वो केमिकल सिग्नल के फॉर्म में होता है। फिर है दूसरा नंबर पॉइंट कि नर्वस मैकेनिज्म में जो मैसेज ट्रांसमिट होता है वो न्यूरॉन के हेल्प से होता है, जिसको हम लोग नर्व सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो नर्व सेल न्यूरॉन के हेल्प से होता है, जबकि हार्मोनल मैकेनिज्म में जो मैसेज का ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरे जगह, वो ब्लड कैपिलरीज के में प्रेजेंट ब्लड के थ्रू होता
थर्ड नंबर पॉइंट, द फ्लो ऑफ मैसेजेस इन दिस सिस्टम इज ट्रांसमिटेड रैपिडली। नर्वस मैकेनिज्म में जो मैसेज का फ्लो होता है एक जगह से दूसरे जगह, वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड होता है, मीन्स जल्दी होता है, जबकि हार्मोनल मैकेनिज्म में ये चीज़ स्लो होता है। 4 नंबर, इट्स इफेक्ट्स आर शॉर्ट लिव्ड। नर्वस मैकेनिज्म का जो इफेक्ट होता है हम लोग का बॉडी में वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, जबकि हार्मोनल मैकेनिज्म का जो इफेक्ट होता है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है, मीन्स लंबे समय के लिए होता है। क्लियर है? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट टेक्स प्लेस इन अ सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट इन आवर लेग्स। बोल रहा है कि जो मूवमेंट हम एक सेंसिटिव प्लांट में होता है और जो मूवमेंट हम लोग के लेग्स में होता है वो किस मैनर में एक दूसरे से अलग है। ठीक है, किस तरह से वो दोनों अलग है। डिफरेंस जो है वो इस प्रकार है, उसमें भी क्या करना है, टेबल बनाना है। एक तरफ मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट और दूसरा मूवमेंट इन आवर लेग्स। इसमें पहला पॉइंट सेंसिटिव प्लांट की ओर का जो मूवमेंट है उसमें देखते हैं कि ये जो मूवमेंट होता है सेंसिटिव प्लांट में, जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन मूवमेंट होता है। ठीक है, जबकि हम लोग का लेग का जो मूवमेंट होता है वो वॉलेंट्री एक्शन होता है। उसके बाद सेंसिटिव प्लांट में जो मूवमेंट होता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन सेल टू सेल ट्रांसमिट किया जाता है वो कौन सा सिग्नल में किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। क्योंकि प्लांट्स के पास कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है जो कि इम्पल्स को कंडक्ट करे। इम्पल्स मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंडक्ट कर सके। ठीक है, तो वो किस में करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में। जबकि हम लोग का लेग्स में जो मूवमेंट होता है उसमें जो मैसेज या सिग्नल्स जो ट्रांसमिट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, और इसमें ब्रेन के पास किया जाता है, ब्रेन को दिया जाता है इंफॉर्मेशन, और ब्रेन क्या होता है, उसको कंट्रोल करता है हम लोग के लेग्स को, मूवमेंट को। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट है, फॉर दिस मूवमेंट प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। बोला सेंसिटिव प्लांट में जो मूवमेंट होता है उस वो जो होता है वो प्लांट सेल के द्वारा होता है। ठीक है, और ये प्लांट सेल क्या करता है कि जो अपने आप में वाटर के अमाउंट को स्टोर किया रहता है उसको चेंज करता है, और जब वाटर के अमाउंट में जब चेंजिंग लाता है तो उससे उसका शेप भी चेंज हो जाता है। जबकि बात करें हम लोग के लेग्स का मूवमेंट का, तो उसमें क्या होता है, कुछ स्पेशल तरह का प्रोटीन्स होता है जो कि बॉडी के मसल मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना है स्टडी विथ नीलेश को, और बेल आइकन को बजाना है ताकि आप रेगुलर अपडेट पाते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।